नमस्कार दोस्तों। आज केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला में फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी लेखिका के द्वारा लिखित, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये नीलकंठ एक कहानी जो कि बहुत ही अच्छी है और इससे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जरूर कर दें, शायद किसी को इन वीडियो के माध्यम से कुछ मदद हो सके। चलिए व्यर्थ न गवाते हुए शुरू करते हैं नया चैप्टर नीलकंठ। उस समय एक अतिथि को स्टेशन पहुंचकर मैं लौट रही थी कि की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने। लेखिका महोदया स्टेशन पहुंचकर लौट रही थी तो उनको अचानक ध्यान आया कि यहाँ कहीं जो है खरगोश और चिड़ियों की दुकान है। तो ड्राइवर से उन्होंने कहा कि भाई उधर ही चलो, इशारा किया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। चिड़िया और खरगोश की जो दुकान चलाते हैं उनका नाम बड़े मियाँ कहा गया यहाँ पे। और उन्होंने जब वहां पहुंचे तो ड्राइवर से कहा आप यहीं रुक जाओ सड़क के किनारे। मैं करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। तो जैसे ही बड़े मियाँ ने देखा उनको कहा कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है एक मोर नहीं। उनके पूछने से पहले उन्होंने कहा कि आपने पिछली बार जो है मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। तो शंकरगढ़ का एक चिड़ी मार था, उसने 2 बच्चे पकड़े हैं मोर के। एक मोर है और एक मोरनी है। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। कह रहे हैं कि आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। ऐसे ही खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो एक इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। उन्होंने कहा कि ये मारने के लिए मैं किसी को कैसे दे सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। और इस चिड़िया का धंधा जो है बेकार है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, ये रोजगार ही खराब है। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। कह रहे हैं कि वो बोलते बहुत है, बातूनी बहुत हैं, जब वो चलते हैं तो उनके तूफान मेल में कोई स्टेशन नहीं आता। जब सुनने वाला थक जाता है तो यही मान लिया जाता है कि स्टेशन यही है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? तो उन्होंने कहा, वो परिचित थी इस बात से, तो उन्होंने कहा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत के अनुसरण करते मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तो बड़े मियाँ ने इशारा किया तो उनकी दृष्टि, उनकी नजर जो है एक पिंजरे पर गई जिसमें 2 बच्चे बैठे थे मोर के, जो कि तीतर की तरीके से दिख रहे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, मतलब छोटा था। संकीर्ण का मतलब छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, कि वे पक्षी डाली के गोल फ्रेम में किसी जैसे लग रहे थे। इतना छोटा था पिंजरा कि वो पूरी तरीके से बच्चे आ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको उसमें केवल एक चित्र की भांति फिट कर दिया गया। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी, मतलब वो अपना बकबक करते चले जाए थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझे इस मोर के जोड़े का नकद 30 रुपए लिए हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी इस चिड़ी मार ने जो हमसे 30 रुपए इन दोनों जोड़ों का लिया है। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो। कह रहे कि बार बार कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी रकम कीमत ही मांगने चला? कह रहे कि भाई ये बता कि इसमें कोई ऐसी खास कि इतनी बड़ी कीमत ले रहे हो। पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा। कह रहे कि वो जो था चिड़ीमार वो मेरी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। कह रहे कि आपका ख्याल आया तो हम जो है अछता पछता कर दे दिया। अब आप जो मुनासिब समझे, अब आप जो समझ में आए वो दे दीजिए। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान देकर छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। कह रहे कि जब ये सब पैसे दे करके मैंने उस दोनों को खरीद लिया और जो है जाली के चौखट पर रखा तो ऐसा लगा कि वो चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के झटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। या जब दोनों पक्षी छटपटाते थे तो ऐसा लगता था कि ये दोनों पक्षी जो है पिंजरे को लेकर ही उड़ जाएंगे या फिर पिंजरा उड़ने योग्य हो गया। घर पहुंचने लगे, तीतर हैं मोर कहकर ठग लिया है।
सबने कहा कि ये तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। तो लेखिका महोदया को कई बार ठगा गया था, तो शायद वो इस सब से नफरत करती थी, चिढ़ जाती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी। तो उन्होंने कहा कि क्या मोर के सुरखाब के पर लगे हुए हैं? कहा जाता है कि सुरखाब एक पक्षी होता है जो बहुत ही सुंदर होता है और मोर से ज्यादा भी सुंदर होता है। उससे सुंदर पक्षी शायद यहाँ पर इस धरती पर नहीं है, ऐसा माना जाता है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न की कुछ विशेषता आ गई। कह कि जब चिढ़ा दिया तो उनके पक्षियों के प्रति जो है कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दी। तो कहने लगे कि जो पढ़ने लिखने का कमरा था उसमें हमने उनको रख दिया, दरवाजा खोल दिया उनका, और जो है 2 कटोरे सत्तू और सत्तू की गोलियां और पानी रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज पर के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, अंत में लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। कह रहे हैं कि वो दिन भर घूमते रहे, कहीं अलमारी के पीछे, कहीं मेज के नीचे, फिर जो है रद्दी की एक टोकरी थी, मतलब एक अलमारी थी, उसी में वो अपना ठिकाना बना लिए, कागज की जो टोकरी थी। 2-4 दिन वो इसी प्रकार से इधर उधर गुप्तवास करते रहे और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। कह रहे कि 2-4 दिन तो वो इधर उधर करते रहे, फिर रात में जैसे होती वो रद्दी की टोकरी में आकर के बैठ जाते। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कि कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। कह रहे कि जब उनको जो है थोड़ा ठीक लगने लगा तो वो इधर उधर मेरे आसपास जो है आने लगे। ठीक है। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। कह रहे खिड़कियों में जाली लगी थी, जा नहीं रखते थे, लेकिन दरवाजा बंद करना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नावागंतुक का पता लगा सकती थी, और परिणाम तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन है। कह रहे हैं कि मेरी एक बिल्ली है जिसका नाम चित्रा है, अगर उसको पता चल जाता कि ये दोनों पक्षी हैं और उसको, तो फिर आप लोग अनुमान लगा सकते थे कि क्या होता है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा था, दोनों जो पक्षी थे वो आ गए थे और अपरिचित थे, इसलिए उसकी जो है अनाधिकार चेष्टा का भी प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे, और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे गैर मेरी इमेज को अपना सिंहासन बना लें, या स्थिति चित्रा जैसे अभिमानी मार्जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी, क्योंकि चित्रा भी उसे बहुत प्यार करती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि ये दोनों नवागत उनका जो है अच्छी हैं, वो उनका जो है स्थान ले लें, इसलिए जो है लेखिका ये सोच रही थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, कायाकल्प मतलब होता है बदलना, किसी चीज का स्वरूप बदलना, चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। उन्होंने एक सामान्य निवास बना रखा है, जाली का घर, जहाँ पे पक्षी रहते होंगे। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि जब ऐसा होने लगा कि कमरा चिड़िया घर लगने लगा, तो हमने जो है उनको पहुंचा दिया जहाँ पे सब रहते थे। दोनों नवागंतुकों से पहले रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब दोनों आ गए पक्षी, तो घर में ऐसा कौतूहल लगा, आश्चर्यजनक तरीके से लोग देखा करते थे जैसे घर पे कोई नई बहू आई है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गुम की रागिनी अलापने लगी। क्या एक लक्का कबूतर उनका नाम है कबूतर का। क्या वो जो है दोनों अपना नाचना छोड़कर जो है उन दोनों पक्षियों के चार तरफ घूमकर नाचने लगे और गुटुरगुम करने लगे। अलापना मतलब होता है गाना, राग। ठीक है। बड़े खरगोश सदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। दोनों खरगोश उनको बहुत ही अच्छे से देखने लगे, गंभीर। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। खरगोश थे, उनके चारों ओर उछल कूद में तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तोते भी एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण कर रहे थे, तो उनको लगा कि शायद मेरे चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। भूचाल का मतलब होता है भूकंप। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। कह रहे कि जब मोर के बच्चे बढ़ने लगे
तो जो है जैसे इल्ली से तितली बनती है, पहले तितली का इल्ली जो होता है वो छोटा सा होता है, कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब वो तितली बन जाता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के कलर आ जाते हैं। उसी तरीके से इनका भी कायाकल्प होने लगा। मोर के सिर की कंगली और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। कह रहे मोर के सिर पर जो कंगली निकलती है वो काफी सघन मतलब घनी, ऊंची ऊंची होता है और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम मतलब बड़ी और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ दीप्ति झलकने लगी। दीप्ति मतलब होता है बिजली, ठीक है, नीले कलर की झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन पर हर भंगिमा में धूप छाई की तरंगे उठने लगे। कह रहे कि जो उनकी गर्दन थी वो हर तरीके के कलर की होने लगी और जो धूप छाई के तरीके से जो है तरंगे उठने लगी। दक्षिण वाम मतलब दक्षिण तरफ दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। आलेखन मतलब होता है चित्र बनना, ठीक है। दोनों दक्षिण मतलब बाएं और दाएं दोनों पंखों में स्लेटी आलेखन बनने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग दीप्त हो गए। जैसे कहने लगे कि जब उनकी पूंछ लंबी हुई तो जो है मोर के पंख जैसे दिखते इंद्रधनुषी, वो सारी चीजें दिखने लगी। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। जो उनके पैर थे रंग रहित वो काफी जो है तेज हो गए। उनकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पीना, पानी पीना, टेढ़ी कर सब सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। कह रहे ये सारे क्रियाकलाप, दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन उठाना, गर्दन नीचे करके सारी चीजें, जो सौंदर्य था, ये सारी क्रियाएं थी। उनका जो है सर टेढ़ा करके बातें सुनना, सब सुनना, ये सारी चीजें जो एक अलग ही जो है अनुभव प्रदान कर रही थी, अलग ही सुंदरता का बखान कर रही थी। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। कह रहे कि गति जो है उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, ये सही भी है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अभी अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर मतलब होता है धीरी गति आदि से मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगे। तो ये सारी चीजें दोनों साथ साथ जो है बड़े हो रहे थे, तो ऐसा लगा कि दोनों ही साथ में ही उपयुक्त सहचरणी है। सहचरणी मतलब होता है साथ में रहने वाले, जैसे साथ में यही कह सकते हो संगिनी, सहचरणी मतलब संगिनी कह सकते हो। नीलाभ मतलब होता है नीला, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने कारण का नाम हुआ राधा। कह रहे हैं कि मोर का नाम नीली गर्दन होने के कारण नीलकंठ, और उसकी सहचरणी जो थी संगिनी, उसका मोरनी का नाम राधा रखा गया। ये याद रखना दोनों। मुझे ज्ञात हुआ कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की एक सेना को एकत्र कर उसे और ले जाता, जहां दाना दिया जाता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह उसे तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। चंचु प्रहार मतलब होता है कि चोंच से दंड देना, ठीक है। कह रहे कि ये पता ही नहीं हुआ कि जो नीलकंठ मोर था वो अपने आप को कब जो है चिड़िया के निवासियों का सेनापति नियुक्त हो गया और अपने को संरक्षक नियुक्त कर लिया। तो सुबह जब होता था तो सबको जो है जहां दाने दिए जाते थे वहां पे सबको लेकर के जाता। अगर कोई शैतानी करता तो वो क्या करता कि तुरंत जो है अपनी चोंच के प्रहार करने के लिए दौड़ उठता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे अंत क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कह रहे कि जो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे उसके कान पकड़ के चोंच से वो ऊपर उठा लेता, और जब तक वो रोने ना लगते अंदर से तब तक वो लटकाए रहता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों को कर्णवेध संस्कार हो जाता। कह रहे कि कभी कभी ऐसा होता था कि उसकी जो चोंच थी मोर की, नीलकंठ की, उसकी चोंच इतनी पैनी थी कि जब बच्चों को उठाता था तो उसके कान में होल हो जाता था, जिसको जो है जैसे कर्णवेध संस्कार कहा जाता है, उसी तरीके से। पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। कह रहे पर वो कभी क्रोधित नहीं होते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। कहने कि जिस तरीके से वो दंड देता था उसी तरीके से जो है वो सबसे प्यार भी करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअव्वल का खेल खेलते रहते। छुआ छुअव्वल एक खेल होता है जो गांव में खेला जाता है, आपको पता ही होगा। तो उसी तरीके से वो क्या करता था, पैर पंख फैला करके बैठ जाता था और सभी पशु पक्षी खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सभी जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल
एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। कह रहे कि एक दिन ऐसा हुआ कि जाली में सांप आ गया कहीं से, सभी इधर उधर जो है छिप गए, लेकिन एक खरगोश पकड़ में आ गया। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से, इस तरीके से ये ऐसा स्थिति हुई। आ गया था, निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। कह रहे कि सांप ने उस खरगोश के बच्चे को आधा शरीर पीछे से दबा लिया था। शेष आधा जो बाहर था, उससे चींची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। कह रहे कि जो थोड़ा शरीर बचा था बाहर की तरफ, वो उससे चिल्ला रहा था, लेकिन स्पष्ट स्वर इतना नहीं था कि उसे कोई भी सुन सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उसे मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। कह रहे उसने पूंछ और पंख को समेटा और जड़ से वो एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो उसने ये समझ लिया था कि अगर सांप के फन पर चोंच मारेंगे तो खरगोश घायल हो जाएगा। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा। कह रहे कि इतना जब प्रहार किया मोर ने तो सांप जो है घायल हो गया और खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया, लेकिन जो है वो निश्चेत हो गया, मतलब कि बेहोश टाइप में पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु वह अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबकी ओर प्रोत्साहित कर दी। कह रहे कि जो राधा थी, मोरनी थी, उसने सोचा कि अब ये मोर इससे निपट लेगा, लेकिन उसने कुछ हेल्प नहीं की और उसने सबको बता दिया कि ऐसी ऐसी जो है दिक्कत हुई थी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उसे शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखा, उछड़ता देता रहा। कह रहे कि फिर माली पहुंचा, फिर हम लोग पहुंचे। फिर उसने क्या किया कि जब नीलकंठ जो सांप था, उसने जो है नीलकंठ जो था मोर, उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद रात वो जो है बच्चा था खरगोश का, उसके ऊपर रात भर अपने पंखों की छाया में गर्मी देता रहा। ठीक है। के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वाभाविक देखकर समझ में आ जाता है। कहने की बात अगर करें, जो है कार्तिकेय गणेश के बड़े भाई और जो है शिव और पार्वती के बड़े पुत्र, उनका वाहन ही है मोर। तो ये चीज देखकर समझ में आ जाती है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है। कह रहे वो कलाप्रिय और हिंसक मात्र नहीं, कह रहे हिंसक नहीं है, इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। कह रहे हैं कि ये हिंसक पक्षी नहीं है, कला प्रेमी है और वीर पक्षी है, इसलिए इसको जो है उस कैटेगरी में नहीं रख सकते जिसमें बाज और चील आते हैं, क्योंकि इन दोनों का जीवन ही जो है क्रूर मतलब होता है गंदे काम, कुख्यात काम करने के लिए। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने धनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर वह नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहजता लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर और किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। क्या जब जो है सावन का समय आता था तो इंद्रधनुषी रंगों से वो फैलाकर जो है नाचता था। ऐसा नाचता था कि उसकी लय में, उसके नृत्य में एक लय थी और वो घूम घूम कर आगे पीछे दाएं बाएं जो है ठहर ठहर कर नाचता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। यानी वो जो है नाच नहीं सकती थी मोरनी उस तरीके से, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद की तरह वह नाचती थी। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती रही हुई बाएं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। कह रहे कि वो जब नाचती थी तो एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। कह रहे इस तरीके से उसकी परिक्रमा जब थी तो इससे प्रतीत होता था कि दोनों नाच रहे हैं। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। कह रहे कि नीलकंठ को ये नहीं समझ में आया, उसने समझ लिया था कि उनका जो नाच मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों की सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। कह रहे कि इस तरीके से एक दिन वो आ गया, आपको ये दिखा दें इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से वो खड़ा हो गया महादेवी वर्मा जी के सामने। ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा अचानक हुआ कि जालीदार घर के पास जैसे हम पहुंचे तो वो झूले से नीचे कर तुरंत आ गया और एक अपने पंखों का जो है मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया।
तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गया। प्राय या फिर रोज होने लगा। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयादि विभूत हो उठता। कह रहे हैं कि ये अक्सर होता था, मेरे साथ कोई देसी विदेशी मित्र होते, तो जब ऐसी स्थिति रहती तो जो है वो जो नीलकंठ था वो आ जाता और ऐसी मुद्रा पंख फैलाकर खड़े हो जाता, तो सभी लोग जो है उसको सम्मान पूर्वक समझ लेते और विस्मयादि उठते, विस्मयादि भूत हो उठते कि ये अक्सर ऐसा कैसे कर सकता है। कई मिनट कहाँ पे गया, कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, ये आप सब याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। जिस निकेली पहने चोट से वह भयंकर विषधर के खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चाने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता, हौले हौले मतलब धीरे धीरे खाता कि उसकी हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। लेखिका महोदय ने बताया कि जिस पैनी चोंच से वो सांप के 2 टुकड़े कर सकता था, विषधर मतलब सांप के 2 टुकड़े कर सकता था, उसी चोंच से मेरी हथेली पर भुजे हुए चने के दाने ऐसी कोमलता से खाता धीरे धीरे कि पता है विस्मय होता था कि ये अक्सर कैसा कर सकता है। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। कह रहे कि फलों से ज्यादा उसे पत्ती और फूल वाले वृक्ष भाते थे। बसंत में आम के वृक्ष पर सुनहली मंजरियां से लग जाते, मंजरी मतलब होता है जो है बौर जो होता है आम का, वैसे वही होता है। अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता है, लाल पल्लव मतलब होता है नए नए जो लाल कलर के पत्ते होते हैं, जो नए कोमल पत्ते होते हैं उनको पल्लव कहते हैं। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। तो कह रहे कि जाली अस्थिर मतलब भी बहुत परेशान हो जाना, कह रहे कि उस समय वह इतना परेशान हो जाता कि उसे जो है बाहर ही छोड़ना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। कह रहे इन दोनों की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते और तब उसकी मंद केका और गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों को उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। कह रहे कि इन दोनों का जो मनपसंद मौसम है वो बारिश का होता है। जैसे मेघ आते उमड़ घुमड़ के ये दोनों जो है आवाज करने लगते, कै की आवाज, और इससे इतनी तेज आवाज होने लगती कि ऐसा लगता कि जो है वो पानी को बरसने के लिए ही कह रहे हैं। मेघ के गर्जन के ताल पर उनका तन्मय नृत्य का आरंभ होता है और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की झुंझुनाहट जितनी तेज हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना अधिक बढ़ जाता और केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। कह रहे हैं कि ये सारी चीजें होती, जैसे कि जितना अधिक बादल गरजते थे, बिजली जितनी तेज चमकती थी, बूंदे जितनी तेज होती थी, और उसी तरीके से जो नीलकंठ था, मोर था, उसका नाच का वेग बढ़ता जाता और जो है काव काव जो उसकी कों की आवाज होती है, प्यू प्यू की आवाज होती है, वो जो है धीमी होती जाती। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। वर्षा में भीग जाने के बाद पंख गीले हो जाते थे, तो वर्षा थम जाने पर वो पंजे पर पंख रखकर सुखाते। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच में पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। कह रहे कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों पक्षी एक दूसरे का पंख जो है कि बूंदों पर जो है गीलापन दूर करते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। कह रहे कि इस आनंदोत्सव में रागिनी का बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य को नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। कह रहे एक दिन जो है हमें किसी काम से बाहर निकलना पड़ा और जो बड़े मियाँ थे, दुकानदार जिनके यहाँ से पक्षी लाए थे, उन्होंने रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। कह रहे इस बार जो है हमने ये निश्चय कर लिया था कि इस बार जो है हम बड़े मियाँ की आंखों में नहीं देखेंगे, उनकी दुकानों की तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने जब वो निकले तो उन्होंने सिर्फ उनकी दाढ़ी की तरफ देखा और उनके कान में जो सफेद धागे से जो एक चश्मा बंधा हुआ था
उसको देखा और उसका ध्यान केंद्र बना। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। कह रहे उनके पैरों के पास में एक मोरनी थी जिसे देखना अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। कह रहे कि मोरनी जो थी वो राधा के समान थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। कह रहे कि वो जो मोरनी थी उसकी उंगलियां टूट चुकी थी और इस तरीके से टूटी थी कि जो है वो खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ का भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, मतलब वो फिर बोलने लगे, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। उन्होंने बताया कि देखिए इसका क्या हाल कर दिया। ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं उसके सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। कहने लगे कि अगर आप ना आई होती तो ये मैं वापस कर देता। अब ये अधमरी मोरनी आपसे कैसे कह दूं किसको ले जाओ। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उस अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। कह रहे कि फिर वही स्थिति हुई। फिर मैंने उस मोरनी को जो है घर पे ले आई, फिर जो है पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। उसकी देख रेख के लिए पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पे वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। कहने की उंगलियां वैसी ही रही, देखभाल करने पे ठीक तो हो गई लेकिन उंगलियां वैसे ही रही ठूंठ जैसी देखकर, लेकिन वो डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर पहुंचाया गया जिसका नाम रखा गया कुब्जा। दूसरी मोरनी का नाम है कुब्जा, ध्यान रखिएगा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित होती थी, मतलब कि थोड़ा सा जो पैरों से हो गई थी टेढ़ी, इसलिए वो कुब्जा उसका नाम रखा। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते, अब कुब्जा उन्हें साथ देखने ही मारने दौड़ती। कह रहे कि कुब्जा जो थी अगर दोनों साथ रहते तो मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ से दूर भागता था और उसके साथ और वह उसके साथ रहना चाहती थी। स्थिति ये थी कि नीलकंठ उसके साथ नहीं रहना चाहता था लेकिन कुब्जा उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए जो उसने राधा को कई बार नोचा, पंख भी नोच डाले। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। कह रहे कि वो जो कुब्जा थी वो किसी भी पशु पक्षी से उसकी मित्रता नहीं थी, लेकिन वो नीलकंठ से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिसको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती। कह रहे कि राधा ने 2 अंडे दिए जो मोरनी थी और वो पंखों में छिपाए बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पंजों से सब ओर छितरा दिए। अब ये क्रूरता थी दूसरी मोरनी की कि उसने जो है राधा को ढकेल कर अंडे फोड़ दिए और सब तरफ पैरों से छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और भी उससे अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया और इस तरीके से जो नीलकंठ था उसकी प्रसन्नता टूट गई। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार तो कई दिनों तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं पर छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत कुछ करने कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा। तो नीलकंठ इतना डर गया था कि जो है, और वो प्रसन्नता उसकी खो चुकी थी। वो कहीं आम की पेड़ों पर बैठा रहता भूखा प्यासा, तो लेखिका महोदया ने उतारा उनको पुचकार कर और एक बार खिड़की की सेट पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता। उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। कह रहे कि अब वो स्थिति नहीं थी, बहुत ही थकावट था, आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। कह रहे कि एक बार ऐसा हुआ कि 3-4 माह के बाद हमने देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाए और जो है पंख को फैलाए बैठा हुआ है, अक्सर जैसे बैठा रहता था खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर। लेकिन मेरे पुकारने पर जब वो नहीं उठा तो संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उससे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के तबक जैसे शरीर पर किसी के चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। कहने लगे कि जब वो मर गया था तो हम इसको संगम ले गए थे और वहां जब हमने गंगा में प्रवाहित किया तो ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा जो है प्रतिबिंब
चंद्रिकाओं का, गंगा का जो है एक पार्ट बन गया हो और तरंगित हो उठा हो। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिनों कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आता आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती। ऐसा अक्सर होता है कि जो इंसान चला जाता है बाद में आ जाता है तो लोग राह देखते रहते हैं। ऐसा ही था उसके साथ में। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। कुब्जा को चिंता होने लगी कि आखिर गया कहाँ। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कंचनार आज की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेनियल कुत्ती है सामने पड़ गई। कह रहे कि एक दिन वो आम के पेड़ से उतरी ही थी कि उसकी जो कुत्ती थी, कुतिया, वो उसके सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया और उसने क्या किया, उस कुतिया पर भी जो है अपने चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए और उसने भी जो है जवाब दिया। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। कह रहे इस बार जो है वो घायल हो गई और मर गई। परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। कहने लगे इतने समय में इन तीन पक्षियों ने जो परिचय दिया हमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है मेरे लिए। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूलों पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका के उतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से इस चैप्टर का अंत होता है। काफी अच्छा था चैप्टर। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? नीली गर्दन होने के कारण नीलकंठ और उसके बाद राधा नाम रखा गया था। जाली के बाड़े पहुंचने में मोर हुआ तो जाली के बाड़े घर पर पहुंचने में मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जैसे कि नई बहू घर आ जाती उस तरीके से। लेखिका ने नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत बातें थी। एक तो केका करके रोना, केका करके जो है आवाज लगाना, पंखों को फैलाकर दाना चुगना और बच्चों को, खरगोश के बच्चों को जो छिपा कर रखना, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ये हैं, पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और फिर मैं बोलता हूँ कि जो नए लोग हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए ख्याल